दरअसल चंद हफ्ते पहले हाजी ने एक फिल्म बनाने का प्रोग्राम बनाया था और उस सिलसिले में इंडस्ट्री के 2 फिल्म डायरेक्टरों से भी बात की थी। उन सभी ने मशवरा दिया था कि वो पंजाबी फिल्में शुरू करे। उर्दू फिल्मों के मुकाबले में पंजाबी फिल्में ज्यादा बिजनेस करती थी और दायरा हाजी को पैसा कमाना था। उसने बैक वक्त 2 पंजाबी फिल्मों का प्रोग्राम बना लिया और इस वक्त फिल्म इंडस्ट्री के एक आदमी ही वहाँ बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। हाजी तकरीबन 1 घंटे तक उनसे बातें करता रहा। उसने 2 आदमी को बड़ी बड़ी रकमों के चेक भी दिए ताकि जिन लोगों से एग्रीमेंट करने हैं उन्हें एडवांस भी दिया जा सके। हाजी रात 10 बजे तक सैनमाई में रहा और फिर इकबाल टाउन वाली कोठी में वापस आ गया। उसके तकरीबन आधे घंटे बाद उसके वो दोनों आदमी भी आ गए जो सुबह मुल्तान रोड गए थे। कुछ पता चला? हाजी ने पूछा। एक ऐसी जगह का पता चला है जिस पर शुबा किया जा सकता है। जीले नामी करिंदे ने जवाब दिया। तफसील से बताओ। हाजी ने उसे घूरा। तुम जानते हो मैं अधूरी बात सुनने का आदी नहीं हूँ। बताता हूँ जी। जिला गड़बड़ा गया। हम सुबह 7 बजे उस इलाके में पहुंच गए थे। वहाँ बहुत से मकान बन रहे हैं। हम एक एक मकान के बारे में मालूम करते रहे। बहुत लंबा चौड़ा इलाका है जी। चांदी घरों में लोग रह रहे हैं। हम एक एक से पूछते फिरे लेकिन कोई मशकूक बात मालूम ना हो सकी। अलबत्ता रात 8 बजे के करीब उस तरफ से गुजरने वाले एक आदमी ने बताया कि कुछ अर्सा पहले वहाँ एक हवेली में कुछ लोगों को आते जाते देखा गया था। उनके साथ एक औरत भी थी लेकिन कई रोज से वहाँ कोई नहीं आया। हवेली में ताला लगा हुआ है। वो हवेली किसकी है? हाजी ने पूछा। ठोकर म्याल भी तक चौधरी जी आसपास की जमीनें भी उसी की थी जिनसे बेशतर जमीनें वो बेच चुका है। जीले ने जवाब दिया। तुमने वो हवेली देखी है? हाजी ने पूछा। देखी है जी, बहुत पुरानी हवेली है। दीवारें भी बहुत ऊंची है। जीले ने जवाब दिया। ठीक है, हाजी बोला। करामत और खुर्शीद को साथ ले जाओ और मालूम करो कि हवेली में क्या है और कोई रह रहा है या नहीं। हो सकता है हवेली का मालिक ही वहाँ आता जाता हो, लेकिन मैं किसी मामूली सी बात को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहता। यार मैं भी यहीं रहूंगा। मुझे 12 बजे से पहले मालूम हो जाना चाहिए। हम इससे पहले वापस आ जाएंगी जी। जीले ने कहा। तुम जाओ, अब देर मत करो। हाजी बोला। वो दोनों कमरे से निकल गए। करामत और खुर्शीद भी उसी कोठी में मौजूद थे। जीले ने उन लोगों को साथ लिया और कार में बैठकर अपने मिशन पर रवाना हो गए। वो लोग तकरीबन 11:15 बजे वहां पहुंचे। कार उन्होंने कच्ची गली के बाहर ही छोड़ दी थी। एक आदमी कार में बैठा रहा। जीला, करामत और खुर्शीद गलियों में चलते हुए हवेली के सामने पहुंच गए। ये है वो हवेली। जीले ने करामत की तरफ देखते हुए कहा। अंदर कोई नहीं है। फाटक पर चढ़कर आसानी से दूसरी तरफ उतरा जा सकता है। तो फिर चढ़ो ऊपर। क्या देख रहे हो? करामत ने कहा। जीला इधर उधर देखने लगा। तारीकी और सन्नाटे में जींगरों के अलावा और कोई आवाज नहीं थी। जीला फाटक पर चढ़ गया। ऊपर वो एक लम्हे को रुका और बड़ी फुर्ती से दूसरी तरफ उतर गया और चारों तरफ देखने लगा। हवेली की इमारत भी तारीकी में डूबी हुई थी। उसने फाटक की जुरी से मुंह लगाकर सरगोशी की। आ जाओ, हवेली में सन्नाटा और तारीकी है। उसने चंद सेकंड बाद ही करामत और खुर्शीद भी फाटक पर चढ़कर अंदर आ गए और जीले के करीब खड़े होकर चारों तरफ देखने लगे। उन तीनों ने पिस्तौल निकाल लिए। मेरी तरह के मुताबिक ये हवेली आमतौर पर खाली रहती है। यहाँ कभी कभार ही कोई आता है। इस वक्त भी यहाँ कोई नहीं है, मगर फिर भी एहतियात जरूरी है। आहिस्ता आहिस्ता आगे चलो, जीले ने सरगोशियाना लहजे में कहा। वो तीनों दाएं बाएं फैलकर आगे बढ़ने लगे, लेकिन उन्हें किसी मुदामत का सामना नहीं करना पड़ा। वो बड़ी आसानी से बरामदे में पहुंच गए। जीले ने टटोल कर देखा तो दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। उसने जेब से पेंसिल टार्च निकाली और उसकी रोशनी में जायदा लेने लगा। देसी किस्म का ताला था। उसने पिस्तौल की नाल ताले पर फंसाकर जोरदार झटका दिया। कटाती आवाज के साथ ताला खुल गया। दरवाजा खुलकर अंदर दाखिल होते हुए भी वो खासे मोहतात थे। पहले कमरे में पहुंचकर उन्हें अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि यहाँ किसी किस्म की दींगा मुश्ती हुई थी। 2 चारपाइयां थी और खाने के जूठे बर्तन इधर उधर बिखरे हुए थे। एक चारपाई के करीब फाउंटेन पेन भी पड़ा हुआ था। दूसरे कमरे में देखो। जिला दरवाजे की तरफ मुड़ गया। खाने के ये जूठे बर्तन बता रहे हैं कि यहाँ कोई आया था और शायद उनमें आपस में कोई झगड़ा भी हुआ था। करामत ने कहा। हुआ होगा, जिला बोला। हमें ये मालूम करना है कि यहाँ कौन आया था। पहले दूसरे कमरे में देख ले, शायद कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे हम किसी नतीजे पर पहुंच सके। वो हवेली के दूसरे कमरे में देखने लगे। रायदारी में एक जगह उन्हें मर्दाना जूते भी पड़े हुए मिले। वो मोकेशन थे। एक जूता दूसरे से कोई 5 फुट के फासले पर था। हवेली के तमाम कमरों के दरवाजे खुले हुए थे। एक और कमरे में 2 चारपाइयां मिली। एक चारपाई पर जनाना कपड़ों का एक जोड़ा भी रखा था। यहाँ वही औरत भी रहती है। करामत कपड़ों की तरफ देखते हुए बोला। हाँ, मुझे बताया गया था कि यहाँ कभी कभार 2-3 आदमी आते थे। उनके साथ एक औरत भी जरूर होती थी। आखिरी मर्तबा 2 औरतों को देखा गया था और पिछले चंद रोज से तो यहाँ कोई नहीं आया। जीले ने जवाब दिया। ऐश करते होंगे वो लोग, करामत बोला। वैसे उस मकसद के लिए ये जगह बेहतरीन है। वो उस कमरे से निकल आए। आप उस कमरे के सामने खड़े थे जिसके दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। जीले ने पहले वाला तरीका इख्तियार करते हुए ताला तोड़ दिया
और जब वो दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए तो पिंसल टार्च की बैदूद रोशनी में लकड़ी की पेटियां देकर जीले की आंखों में चमक सी उभर आई। अब तक उन्होंने किसी कमरे में बत्ती नहीं जलाई थी। फिर यहाँ लकड़ी की पेटियां देखकर जीला ताज की रोशनी में दीवारों पर स्विच बोर्ड तलाश करने लगा। दरवाजे वाली दीवार पर स्विच बोर्ड देखते ही उसकी तरफ लपका और बैक वक्त गो स्विच ऑन कर दिए। कमरा बल्ब की तेज रोशनी से बढ़ गया और उसके साथ ही वो तीनों उछल पड़े। वो कुछ देर तक इसी तरह पेटियों की तरफ देखते रहे जैसे आंखों पर यकीन ही ना आ रहा हो। फिर वो तीनों बैक वक्त आगे बढ़े और एक एक पेटी खोल कर देखने लगे। असले से भरी हुई पेटियां, हीरोइन से बड़े हुए पैकेट। उन्हें यकीन हो गया कि हो ना हो हवेली शारती का खुफिया ये अड्डा है। लेकिन उन्हें हैरत इस बात पर थी कि यहाँ करोड़ों का माल था और इसकी हिफाजत के लिए कोई भी मौजूद नहीं था। शायद उसकी वजह यह हो कि शाहरुख इस अड्डे के महफूज होने का यकीन होगा। जीले ने कहा, तुम लोग यहाँ से एक राइफल उठा लो और यहाँ पैरा देते रहो, मैं जाकर आजी को इतला देता हूँ। ठीक है, तुम जाओ, हम यहाँ मौजूद हैं, करामत ने कहा। जिला तेजी से कमरे से दिखरा, फिर गेट पर चढ़कर वो गली में कूद गया। कार तक पहुंचने में उसे 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगे। उसका सांस फूला हुआ था। उसने पिछली सीट पर बैठते हुए शीदे को कोठी चलने को कहा। कार गली से निकलकर सड़क पर आ गई और तूफानी रफ्तार से सड़क पर दौड़ने लगी। सुबह के 10 बजे थे। रात को हवेली से वापस आने के बाद भी समीना और शाहपरी नौलतिया के कमरे में बैठी बातें करती रहीं और फिर 3 बजे के करीब वो अपने कमरे में आकर सो गई। शाहपरी तो सुबह जल्दी उठ गई थी लेकिन समीना अभी तक सो रही थी। रविया सूता वगैरह लेने के लिए मार्केट गई हुई थी। शाहपरी कभी नोनके के पास आकर बैठ जाती, कभी माँ जी के पास और कभी बरामदे में आकर कुर्सी पर बैठ जाती। वो अपने आप में अजीब सी बेचैनी महसूस कर रही थी। 10:15 बजे के करीब समीना जाग गई। उसने मुंह हाथ धोकर नाश्ता किया और बरामदे में आकर शाहपरी के पास बैठ गई। थोड़ी देर बाद फोन की घंटी बजी तो वो दोनों उठकर अंदर आ गई। फोन का रिसीवर समीना ही ने उठाया था। हेलो, मैं रज़िया बोल रही हूँ, नर्स रज़िया। रिसीवर पर आवाज उभरी। रज़िया, खैरियत तो है? क्या बात है? समीना ने पूछा। नर्स रज़िया की आवाज सुनता ही उसकी छठी इसने खतरे की घंटी बजा दी थी, क्योंकि रज़िया ने कभी यहाँ फोन नहीं दिया था, बल्कि इस वक्त तो वो सो रही होती थी। हाँ, खैरियत ही है। वैसे कल तुम लोग जो सामान लेकर गई थी वो बहुत खराब हालत में हॉस्पिटल पहुंच गया है, रज़िया ने जवाब दिया। क्या? समीना उछल पड़ी। रज़िया तो मतलब समझने में उसे देर ना लगी। तुम कहाँ से बोल रही हो रज़िया? एक मेडिकल स्टोर से, रज़िया ने जवाब दिया। तुम अपने क्वार्टर पर पहुंचो, मैं आ रही हूँ। समीना ने कहते हुए रिसीवर रख दिया और शाहपरी की तरफ देखने लगी। क्या हुआ? किसका फोन था? शाहपरी ने पूछा। समीना के चेहरे के तासरात से वो समझ गई कि कोई गड़बड़ जरूर है। गड़बड़ हो गई, समीना ने जवाब दिया। रफीक की लाश हॉस्पिटल पहुंचा दी गई है। क्या? शाहपरी उछल पड़ी। लेकिन वो लाश कैसे मिली? नर्स रज़िया का फोन था। वो एक मेडिकल स्टोर से बात कर रही थी और जाहिर है फोन पर खुलकर बात नहीं कर सकती थी। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम रज़िया के घर जा रहे हैं। बस तैयार हूँ, सिर्फ चादर ओढ़ दी है, शाहपरी ने कहा। अपने लिबास में पिस्तौल भी रख लो, आज शायद इसकी जरूरत पड़ जाए, समीना कहते हुए नौनके वाले कमरे में चली गई। उसने नौनके को भी इस नई सूरत-ए-हाल से आगाह कर दिया। ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, नौलखा बोला। इसका मतलब है कि शाहरुख और रज़िया की जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है। हाँ, मैं और शाहपरी इसलिए वहां जा रहे हैं कि शाहरुख को वहां से निकाल सके, समीना ने कहा। लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है कि रफीक की लाश का पता कैसे चला? उसे तो हमने बांध कर कुएं में फेंक दिया था। करीब खड़ी हुई शाहपरी ने कहा। अगर कुएं से लाश दरियाफ्त हो सकती है तो कमर में भरा हुआ असला और हिलुंद के पैकर भी महफूज नहीं होंगे। करोड़ों का माल है वो शाहपरी। सबसे पहले हमें शाहरुख और रज़िया के क्वार्टर से निकालना है और उसके बाद ही मालूम करना है कि कुछ उस हवेली तक कैसे पहुंचा। हो सकता है तुम लोगों के आने के बाद कोई शख्स चोरी की नीयत से हवेली में दाखिल हुआ वो और उसने चोरी तो घरों में की जाती है, कुओं में नहीं झांका जाता। समीना ने 9 लखे की बात काट दी। ये मालूम करना पड़ेगा कि पुलिस वाले वहां तक कैसे पहुंचे। वो एकदम को खामोश हुई, फिर बोली, ओह 1 मिनट, मैं इंस्पेक्टर उस्मान से बात करती हूँ। वो कमरे से निकलकर लाउन में आ गई और फोन का रिसीवर उठाकर इंस्पेक्टर उस्मान का नंबर डायल करने लगी। लाइन मिलने पर रिसीवर किसी बच्चे ने उठाया, लेकिन थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर उस्मान की आवाज सुनाई दी। मैं समीना बोल रही हूँ उस्मान साहब। समीना उसकी आवाज पहचान कर बोली। ओह शुक्र है, राब्ता तो हुआ, उस्मान बोला। मसला ये है कि मेरे पास तुम लोगों का कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है। किसी इमरजेंसी में तुम लोगों से राब्ता नहीं हो सकता। मैंने एक अहम काम के लिए फोन किया था। बहरहाल पहले आप बताएं कि इमरजेंसी क्या है, समीना बोली। गुज़िश्ता रात हाजी के आदमियों ने मुल्तान रोड के करीब वाकई एक हवेली पर छापा मारकर वहां से करोड़ों रुपए मालियत का असला और हीरोइन बरामद की है। ओह, समीना ने उसकी बात काट दी। तो ये हाजी की हरकत है। बहरहाल तफसील से बताओ। मैंने भी इसी चक्कर में फोन किया था। मुझे ये सब कुछ आज ही मालूम हुआ है, इंस्पेक्टर उस्मान ने कहा। हाजी के आदमी तुम लोगों की तलाश में तो थे ही। कल रात उसने मजीदे को बुलाया था
और मजीद ने उसे बताया था कि शारक को मुल्तान रोड के इलाके में देखा गया था। उसे शुबा था कि शारक ने उस इलाके में कोई खुफिया अड्डा बना रखा है। हाजी गियार ने उस इलाके को चेक करते हुए कल रात किसी तरह उस हवेली तक पहुंच गए जहां एक कमरे में इरवन के पैकेट और असले की पेटियां रखी हुई थी। इत्तेफाक से उस वक्त मैं भी हाजी के पास ही बैठा हुआ था। मैं भी हाजी के साथ ही हवेली गया। बदीलतला या इरवन की तलाश में उन्होंने उस कुएं को भी चेक किया जिसमें एक लाश पड़ी थी। लाश के हाथ पैर बंधे हुए थे। हाजी ने असला वगैरह तो अपने किसी खुफिया ठिकाने पर मुंतकिल कर दिया और पुलिस को उस लाश के बारे में गुमनाम इतला दे दी। पुलिस ने वो लाश कुएं से निकाल कर हॉस्पिटल भिजवा दी। हाजी ने पुलिस को अभी यह नहीं बताया कि वो हवेली तुम लोगों का खुफिया ठिकाना था, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो बहुत ज्यादा पुलिस को यह भी बता देगा ताकि पुलिस तुम लोगों की तलाश में ज्यादा सरगर्म हो जाए। शारक कहाँ है? वो जख्मी है और एक महफूज जगह पर है। समीना ने जवाब दिया, तुम हाजी पर निगाह रखो, मैं बाद में तुम्हें फोन करूंगी। उसने फोन बंद कर दिया। उसी वक्त रदिया भी मार्केट से वापस आ गई। रदिया, ये बुर्का उतार कर मुझे तो जल्दी करो, समीना बोली। खैरियत? रदिया परेशान निगाहों से उसकी तरफ देखने लगी। खैरियत ही नहीं है, जल्दी करो, समीना बोली। समीना अपना बुर्का पहने हुए थी। शाहपरी भी चादर ओढ़े खड़ी थी। रदिया ने अपना बुर्का उतार कर समीना के हवाले कर दिया। समीना ने बुर्का लपेट कर प्लास्टिक के एक थैले में ठोंस लिया और बाहर आ गई। कोठी से निकलने से पहले उसने तफैल को भी साथ ले लिया था। उनके पास आजकल कोई गाड़ी नहीं थी। वो रिक्शे टैक्सी पर ही सफर कर रहे थे, लेकिन इस वक्त उन्हें किसी गाड़ी की जरूरत थी। समीना ने तफैल को इस जरूरत से आगाह किया तो वो मुस्कुराते हुए बोला, कोई मसला ही नहीं समीना बीबी, आप लोग इधर की गली से निकलकर मेन रोड पर मेरा इंतजार करें, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। तफैल बाईं तरफ मुड़ गया और रदिया और शाहपरी दाईं तरफ की गली में मुड़ गई। मेन रोड पर पहुंचकर वो एक दरख्त के नीचे खड़ी हो गई। उन्हें तकरीबन 10 मिनट इंतजार करना पड़ा। नीले रंग की एक कार उनके करीब आकर रुकी तो स्टीयरिंग के सामने तफैल को देखकर समीना ने जल्दी से दरवाजा खोला और वो दोनों पिछली सीट पर बैठ गई। तफैल ने एक झटके से गाड़ी आगे बढ़ा दी। कहां जाना है समीना बीबी? तफैल ने सामने वाला आईना एडजस्ट करते हुए पूछा। हॉस्पिटल रिहायशी इलाके में, समीना ने जवाब दिया। ये गाड़ी कहाँ से मिली? एक गली में खड़ी थी, तफैल ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर गाड़ी की गुमशुदगी का पता चल गया तो? पता नहीं चलेगा समीना बीबी, तफैल ने उसकी बात काट दी, इसलिए कि ड्राइवर भी गाड़ी की भिक्की में मौजूद है। उसका मुंह और हाथ पैर बंधे हुए हैं, वो बेचारा किसी को क्या बता सकता है। समीना ने मजीद कोई बात नहीं की। तकरीबन 40 मिनट में वो हॉस्पिटल पहुंच गए। तफैल गाड़ी को रिहायशी इलाके वाले गेट के अंदर लेता चला गया और फिर समीना की हदायत पर उसने गाड़ी रदिया के क्वार्टर के सामने इस तरह रोकी तो उसका पिछला दरवाजा क्वार्टर के दरवाजे के ऐन सामने था। पड़ोस वाले क्वार्टर के सामने कुछ लोग जमा थे। समीना को समझने में देर ना लगी थी, यहाँ रफीक के बारे में पता चल गया है। वो कार से उतर आई। समीना ने दरवाजा खटखटाया तो चंद सेकंड बाद ही दरवाजा खुल गया। उनके अंदर दाखिल होते ही रदिया ने दरवाजा बंद कर दिया। मेरा ख्याल है कि लाश की शिनाख्त हो गई है, समीना कमरे में दाखिल होते हुए बोली। हाँ, हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ उसे जानता है, लेकिन एक अच्छी बात ये हुई कि रफीक की बीवी नाइट ड्यूटी खत्म करने के बाद 8 बजे गाँव चली गई थी। वो शाम तक वापिस आई थी। नर्स रदिया ने बताया। तुम पर तो किसी को शुबा नहीं हुआ? समीना ने पूछा। अभी नहीं, रदिया ने जवाब दिया। हम शारे को यहाँ से ले जा रहे हैं, तुम अभी अपनी जरूरी चीजें समेट लो और हमारे साथ चलो, समीना ने कहा। मेरा जाना ठीक नहीं होगा, रदिया ने कहा। अगर मैं लायब होगी तो मुझ पर शुबा किया जाएगा, इसलिए मेरा यहाँ रहना ही बेहतर है। पुलिस को अभी तक यह मालूम नहीं हो सका जिस हवेली से रफीक की लाश बरामद हुई है उसे शारक का कोई ताल्लुक है, लेकिन पुलिस बहुत जल्द ये मालूम कर लेगी कि रफीक उस हवेली में किस तरह पहुंचा था। ऐसी सूरत में अगर कोई ऐसी बात हुई तो मैं फौरन यहाँ से निकल जाऊंगी। तुम मेरी फिक्र मत करो, शारक को लेकर यहाँ से निकल जाओ, रदिया ने उसकी बात काटते हुए था। मेरा ख्याल है रजिया ठीक कह रही है, शारक ने कहा। रजिया दे यहाँ से जाना ठीक नहीं, यहाँ रहकर ये हालात पर निगाह तू रख सकती है। ठीक है, समीना ने गहरा सांस लेते हुए कहा। तो फिर तुम चलने के लिए तैयार हो जाओ। और रजिया वो रजिया की तरफ घूम गई। तुम अपने आप को तनहा मत समझना। अगर तुम्हें जरा सा भी शुबा हुआ कि तुम्हारा नाम इस मामले में लिया जा रहा है तो फौरन गुलबर्ग वाली कोठी आ जाना। ठीक है, तुम मेरी फिक्र मत करो, रजिया ने कहा। शारक उठकर बैठ गया। उसने तकिए के नीचे से पिस्तौल निकाल कर कबील के नीचे पतलून की बेल्ट में उड़फ दिया। लो, यह बुर्का पहन लो, इसके बगैर तो तुम यहाँ से नहीं निकल सकते। समीना ने थैले से बुर्का निकाल लिया। यह वक्त भी आना था कि मुझे बुर्का पहनना पड़े, शारक मुस्कुराया। समीना ने उसे सहारा देकर खड़ा कर दिया और शारक को बुर्का पहनने में मदद देने लगी। इसी दौरान रजिया ने हर वो निशान मिटा दिया जिससे यहाँ शारक की मौजूदगी था कोई सबूत भी मिलता। उसने शारक की दवाएं भी एक थैले में डालकर शाहपरी के हवाले कर दी। पिछले 10-12 दिन मुकम्मल आराम की वजह से शारक की टांग अच्छी खासी बेहतर हो गई थी। वो बगैर सारे के आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। गाड़ी दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़ी थी। उनके दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही दरवाजे पर दस्तक हुई। रविया ने दरवाजा खोला तो अपनी माँ और बहन को देखकर वो किसी कदर गड़बड़ा सी गई। शारक के चेहरे पर नकाब गिरा हुआ था, जबकि समीना और शाहपरी की सिर्फ आंखें बरहना थी। ये मेरी सहेलियां हैं अम्मा,
रजिया ने माँ की तरफ देखते हुए था, बहुत देर से आई हुई की वापस जा रही हैं, आप अंदर चलकर बैठ के मैं इन्हें रुखसत करके आती हूँ। वफिया की माँ और बहन कमरे की तरफ चली गई। पहले शाहपरी दरवाजे से निकलकर सामने खड़ी हुई, कार में बैठी, फिर शारिब गाड़ी में घुस गया और आखिर में शारिब के साथ समीना बैठी थी। रविया कार की खिड़की पर झुकी मुस्कुराकर बातें कर रही थी। तफैल ने कार का इंजन स्टार्ट कर दिया और जब गाड़ी हरकत में आई तो रजिया सीधी होकर हाथ हिलाने लगी। गाड़ी उड़कर गेट की तरफ चली गई। रविया ने रफीक के क्वार्टर के सामने खड़े हुए लोगों की तरफ देखा। उसके साथ ही उसका दिल उछलकर हल्क में आ गया और लोगों के पास 2 पुलिस वाले भी खड़े थे। एक आदमी ने रविया के क्वार्टर की तरफ इशारा किया और पुलिस वाले उसकी तरफ आने लगे। रविया दरवाजे में दाखिल होना ही चाहती थी कि पुलिस वाले ने आवाज देकर उसे रोक लिया। रविया मुड़कर उनकी तरफ देखने लगी। उसके दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई।